मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने अपना लास्ट लेक्चर में कैटल फार्मिंग कंप्लीट कर लिया था. क्लियर? तो हमारे पास आज है पोल्ट्री फार्मिंग. ठीक है. तो पोल्ट्री फार्मिंग हिंदी में बोलते हैं इसे मुर्गी पालन. ठीक है. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स are developed and farmed to produce layer for eggs and broilers for meat. तो मुर्गी पालन बेटे एग्स एंड बॉयलर इसे हम बोलेंगे. वो इसलिए क्योंकि जो एग्स जो हेन्स होती हैं और कुछ को एग्स के लिए पाला जाता है और कईयों को जो मेल हेन्स जो मेल कॉक्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अच्छे से हाई प्रोटीन डाइट देके उनकी जो स्किन है उनके ऊपर फैट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उनको मीट पर्पस के लिए पाला जाता है. ठीक है. सो द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडिजीनियस फॉर एग्जांपल असील एंड फॉरेन एक्सोटिक फॉर एग्जांपल लेगहॉर्न ब्रीड्स फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वैरायटी फॉर द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्रेट्स. कुछ जो एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, ब्रीड का जो होती हैं इंटरचेंज करवाया जाता है उनको, कि कुछ जो फॉरेन ब्रीड्स होती हैं और जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं उनका मेन बेटे इंटरचेंज करने का मतलब यही होता है कि वो अपना क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकें, इम्प्रूव कर सकें. ठीक है. तो नंबर 1 ट्रेट उनका रहेगा नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, के नंबर भी उनका इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एग्स और चिक्स प्रोड्यूस हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो. ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. थर्ड, समर अडेप्शन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर. मतलब ये जो बर्ड्स होते हैं हैनकॉक, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है. इनको मुश्किल होती है, तो उनको उस अडेप्शन के साथ भी बर्दाश्त कर सकते हैं. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, के इनको रिक्वायरमेंट का मतलब इनका जो मेंटेनेंस है ज़्यादा इनकी देखभाल नहीं होती, करनी नहीं पड़ती है, इनको ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा नाजुक टाइप के नहीं होते हैं. जैसे डेयरी फार्मर्स में जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है. रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स. क्लियर? तो आगे हम प्रॉपर ये जो 211 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस, ये भी मैं क्वेश्चन आज आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन. बेटे इजी है, जस्ट मैं रीड आउट कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ब्रॉयलर चिक्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी. केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड carcass quality. They are produced as broilers and sent to the market for meat purpose. उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो थोड़े से और फैटी हो जाएं, इनके ऊपर जो स्किन है वो और ज़्यादा आ जाए, जिसके कारण इनको एज अ मीट पर्पस के लिए मार्केट में भेजा जाता है. फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट. अच्छी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए हमें बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं उनमें हाइजीन का बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है. दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, इनको अच्छी मिलनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड, इनको खाने के लिए भी अच्छा हाइजीन देना चाहिए. एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ एंड पेस्ट, इनको कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए. जैसे बर्ड फ्लू हो गया था ना, तो लास्ट टाइम जो है नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बंद हो गया था, तो ये इनको इस तरह की जो बीमारियों से बचाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर इस तरह की बीमारियां ना फैलें. द हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड environmental requirement of broilers are somewhat different from those of egg layers. The ration daily food requirement for broilers is protection rich vitamin with adequate fat. बॉयलर के लिए ज़्यादातर डेली उसको प्रोटीन विटामिन दिया जाता है. द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स, इनको विटामिन ए और के ज़्यादा दिया जाता है. Poultry fowl suffer from a number of disease caused by virus, bacteria, fungi, parasite as well as from nutritional deficiencies. पोल्ट्री बर्ड्स को भी बेटे डिसीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं. वो किन की वजह से? वायरस होता है उनको, फंगी की वजह से, ठीक है, पैरासाइट्स की वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी रह गई है फिर भी इनके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी रह जाती हैं. दीज नेसेसिटाइट प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट एट हाई रेगुलर इंटरवल. इसीलिए इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम हाइजीन करता रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infection disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease.
इनको टाइम टू टाइम हमें इंजेक्शन भी लगवाते रहना चाहिए, जिसके कारण इनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, इनकी एग्स और इनकी जो ग्रोथ है वो भी ठीक रहेगी। दूसरा, इनकी डेथ नहीं होगी, तो पोल्ट्री फार्मिंग में रिडक्शन नहीं जाएगी किसी तरह से। ठीक है, आगे ये जो 2 क्वेश्चन है बेटे, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉयलर एंड लेयर एंड इन देयर मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। क्लियर। तो यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिश प्रोडक्शन। ठीक है, फिश प्रोडक्शन अब क्या है, मछली पालन जिसे हम बोल सकते हैं। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आर फूड। सबसे सस्ता जो प्रोटीन फूड है वो हमारे पास फ़िश है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन्ड टू ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश एज अ प्रॉन एंड अ मोलस्कस। फ़िश प्रोडक्शन में हमारे पास फ़िशेस का भी मछली पालन भी करते हैं, प्रॉन्स होती हैं, शेल फिश आती हैं, और मोलस्कस ये लोग भी खाने में यूज़ करते हैं, बेसिकली सी फूड में। देर आर 2 ways ऑफ obtaining fish. One is from natural resources which is called capture fishing. The other way is by fish farming which is called culture fishing. तो हमारे पास 2 फिशेस फार्मिंग है। एक तो ये नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ कॉल्ड बाय कैप्चर फिशिंग, जैसे वो नेचुरल रिसोर्स होता था ना, जाल बिछा देते हैं और समुद्र से मछलियाँ निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, एंड अदर वेज बाय फिश फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड कल्चरल फिशरी। मतलब दूसरा आएगा फिश फार्मरी के 2-4 फिशेस को ही अपने पास रखते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो वो खुद ही अपने एग्स देते हैं, एग्स में से फिर फिशेस निकलती हैं, तो वो उनका एक आर्टिफिशियल वे में हमारे पास एक फिशरी बन जाती है, जो जैसे एक्वेरियम में हम लोग घर में रखते हैं ना, तो उसी तरह से वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बड़े से टैंक्स में फिशेस को रखा जाता है, तो वो आर्टिफिशियल वे है उनको पालने का, तो उसे हम कल्चरल फिशरी बोलेंगे। और नेचुरल फिशरी जिसे हम कैप्चर फिशिंग बोलेंगे, जो हम नेचुरली जो समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं जाल वगैरह बिछा के और मछलियों को पकड़ते हैं, 2 तरह से हमारे पास आते हैं इनकी सोर्सेज। बट द वाटर सोर्स फॉर द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। मछली को सिर्फ पानी चाहिए, डिपेंड कि वो सी वाटर या है या फ्रेश वाटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच एज इन रिवर एंड पॉन्ड। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ द कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो फिश फार्मिंग है वो दोनों तरह से हो रही है आजकल। ठीक है, तो मरीन फिशरीज़ या फिर इकोसिस्टम में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। फर्स्ट आएगा मरीन फिशरीज़। ठीक है, मरीन फिशरीज़, India's marine fishery resources include 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सी बियॉन्ड इट। कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्री तट पे, समुद्री तट के आसपास जो मछली पालन किया जाता है वो 75 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वो काफ़ी समुद्र के डीप तक भी जाते हैं। पॉपुलर मरीन फिशेज वेराइटी इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, टूना, sardines and Bombay duck. Marine fish are caught using many kind of fishing net from fishing boat. Yield are increased by locating large school of fish in the open sea using satellite and echo sounders. ठीक है, तो इनको कोई इस तरह से नहीं है कि वो सारा सारा दिन जाल लेके इधर उधर फैलते रहते हैं। इनको प्रॉपर इनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर मछलियाँ हैं, यहाँ पर मछलियाँ हैं, तो वहाँ पर जाके वो जाल बिछाते हैं प्रॉपर, तो इनको कैप्चर कर लेते हैं। Some marine fish of high economic value are also farmed in sea water. This include fin fishes like millets and bitki, and pearl sport shellfish such as prawn, mussels and oysters, as well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearls they make. Oysters जो होती हैं आपने देखा होगा, वो क्या उसे बोल सकते हैं, एक सीप जैसा होता है ना, तो उसको हम ऑयस्टर बोलेंगे बेटे। और ऑयस्टर भी एक तरह की एक मछली ही है, वो लोग उसे खाते भी हैं, और ऑयस्टर का कुछ जो पालन है वो लोग मोतियों के लिए भी करते हैं। सीप के अंदर से मोती निकलता है ना, तो कुछ लोग ऑयस्टर्स को खा जाते हैं। ऑयस्टर के एग्स जो हैं वो बहुत फेमस है, सैलड में खाते हैं लोग, और ऑयस्टर्स को इस तरह से पाला जाता है ताकि उनमें से मोती भी निकाला जा सके। तो इसके 2 पर्पस हैं। ठीक है, A marine fish stock get further depleted. The demand for fish, more fish can only met by such culture fisheries and practice called mariculture. जो marine fisheries को बेटे कैप्चर करने का जो कल्चर है, इनका जो प्रोसेस है, उसे हम मैरीकल्चर बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इनलैंड फिशरीज़। सिंपल है, एक जैसी लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा इनका वो कौन से एरिया में लोकेट करते हैं, इसे सिर्फ एरिया का फ़र्क होने की वजह से इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज दे रहे हैं। अदरवाइज़ दोनों का पर्पस सेम है, पर दोनों में जो फ़िशेज़ हैं वो अलग अलग मिलेंगी। अगर समुद्र है, समुद्र में बहुत डिफरेंट टाइप की फ़िशेज़ होती हैं, अलग अलग तरह की फ़िशेज़ होती हैं, और जो दूसरी होती हैं वो एक ही तरह की कैटेगरी की होती हैं ऑलमोस्ट।
ठीक है। सो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल, पॉन्ड, रिसेवियर्स एंड रिवर्स. ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर स्वी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर such as estuaries and lagoons are also important fish reservoirs. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. इनका जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो ज़्यादा नहीं होता है. मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज थ्रू एक्वा कल्चर. क्लियर. तो फिश कल्चर इज समटाइम डन इन द कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप. ठीक है. जब राइस क्रॉप, जब फसलें चावल की लगी होती हैं तो उनके साथ फिशेस का जो पालन है वो किया जाता है, क्योंकि चावल की खेती को भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. ठीक है ना. सो साइड वाइज इसका एक हम पार्ट जो बोल सकते हैं कि वो फिशरीज उस टाइम कर सकते हैं. सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पैडी फील्ड. तो फिशेस क्या है, पैडी फील्ड, जहाँ पे चावल के खेत होते हैं वहाँ पर मछली पालन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह का पानी है जो इनका वो यूज़ कर सकते हैं. More intensive fish farming can be done in the composite fish culture system. Both local and imported fish species are used in such system. In such system, a combination of 5 or 6 fish species is also used in a single fish pond. These species are selected so that they do not compete for food among them having different type of food habits. तो वो एक ही कैटेगरी की मछलियों को एक ही जगह पर रख दिया जाता है, तो उनको एक जैसा ही खाना दिया जाता है. उनके आपस में जो रिप्रोडक्शन है वो भी करके वो एक ही तरह की जो ब्रीड है वो प्रोड्यूस हो सकती है, और इनकी जो फूड हैबिट्स भी चेंज नहीं होती. ठीक है ना. So these species are selected so that they do not compare for food among them having different type of food habit. As a result, the food available in all part of pond is used. तो इसलिए पॉन्ड में जितना भी फूड होता है वो सारा का सारा यूज़ हो जाता है. कोई वो, क्योंकि उनका सबका एक जैसा ही खाना होता है तो वो सब एक जैसा खाना खा सकती हैं. As a result, as kettlers are surface feeders, rohers feed in the middle zone of the pond. Mrigals and common crabs are bottom feeders, and grass crab feed on weeds. Together, these species can use all the food in the pond with competing with each other. This increases the fish yield from the pond. अब देखो, जो सरफेस पे आके खाना खाती हैं वो और मछलियाँ होती हैं, जो मिडल में खाना खाती हैं वो और हैं, जो डीप में खाना खाती हैं वो और है, और कुछ ऐसी मछलियाँ भी हैं जो वीड्स खाती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो अनवांटेड फूड है वो खा जाती हैं. तो इनका एक हर एक लेवल पे इनका अलग अलग है. ये एक फूड के लिए लड़ाई नहीं होती इनमें, ये हर किसी को अपना अपना फूड जो है वो ऑन टाइम मिल जाता है. तो इससे क्या होगा, फ़िश की जो यील्ड है, इनकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है. क्लियर. One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. ज़्यादातर ये जो मछलियाँ हैं मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिश के दिनों में. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. So a major problem in fishing farming is lack of ability of good quality seed. ठीक है. तो ऐसा नहीं होता कि वो मतलब हमेशा फिशेज़ में हमेशा एक क्वालिटी का इशू रहता है कि अच्छी क्वालिटी की फ़िश जो है वो बननी चाहिए. To overcome this problem, ways have now been worked out for breed fish this pond using hormone stimulation. This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities as well. So ये पेज नंबर 213 पे how are fish obtained, what are advantage of composite fish culture, और दूसरी तरफ है what are the desirable character of bee variety suitable for honey production, and what are the pasturage and how is it related to honey production. ये भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगी लगातार. और नेक्स्ट बेटे लास्ट हमारा टॉपिक है बी कीपिंग, जो मधुमक्खियों को पालते हैं शहद, ऑब्वियसली शहद बनाने के लिए, शहद लेने के लिए उनसे. तो हनी इज़ वाइडली यूज्ड. आपको पता है हनी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कभी भी ख़राब नहीं होता. हनी कभी भी ख़राब नहीं होगा, जो प्योर हनी होगा वो कभी ख़राब नहीं होता. Honey is widely used as therefore beekeeping for making honey has become an agriculture enterprises. तो ये एग्रीकल्चर के बाद फिर हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी फार्मिंग आती है, डेयरी फार्मिंग के बाद पोल्ट्री फार्मिंग आती है, फिर फिश फार्मिंग आती है, अब हमारे पास बी कीपिंग आएगा. बी फार्मिंग कोई नहीं लिखेगा, बी फार्मिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड. बी कीपिंग, इनको अच्छे से रखा जाता है. Since beekeeping needs low investment, farmer use it an additional income generating activity. ये बेटे इंडिया में खास नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा किया जाता है. इन एडिशन टू हनी, द बिहेवियर आर अ सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिकल प्रिपरेशन. द लोकल वेराइटीज़ ऑफ बीज यूज्ड एज कमर्शियल हनी प्रोडक्शन एज अपेस्टोरेना इंडिका, कॉमनली नोन एज इंडियन बी, डॉर्सिटा, द रॉक बी,
and Aflore, the little bee and Italian bee variety, the mellifera has also been brought in the increase. ये सारी bees के नेम हैं, उनकी कैटेगरीज हैं कि कितनी कितनी तरह की bees होती हैं, ठीक है. दिस इज़ वेराइटी कॉमनली यूज्ड फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शन. ये कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटी होती है जो हनी प्रोडक्शन में हेल्प करती है. ये नहीं कि हमारे घर में अगर छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खियों का तो उसमें हनी होगा, ऐसा नहीं होता. बट रेयरली हो भी सकता है, बट नॉर्मली नहीं होता. The Italian bees have high honey collection capacity, so they sting somewhat less. They stay in a given beehive, जहाँ पर वो जैसे उनके मधुमक्खी के छत्ते को beehive बोलेंगे, for a long period and breed very well. Very commercial honey production bee farms और apiaries are established. बेटे जहाँ पर इनको प्रॉपर रखा जाता है उस चीज़ को, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जैसे हम मुर्गियों को जहाँ रखते हैं वहाँ पर उसे हम क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है. जहाँ पर हम मधुमक्खियों को रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपायरीज, और मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलेंगे, बीहाइव. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि साइंस में, आपको एक मोरल वे में भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पेस्ट्रेज फॉर द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर. नेक्टर होता है फलों का रस, फलों के रस को नेक्टर बोलेंगे. एंड पोलन कलेक्शन, पोलन कलेक्शन आपने 7th में पढ़ा होगा. पोलन ग्रेन्स पढ़ा ना, जो हवा से एक दूसरी जगह तक चले जाते हैं, वे खुद ही उग जाते हैं. मतलब फूलों के ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स जो उनके फीमेल पार्ट्स में आते हैं, जो दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. दीज आर कॉल्ड पोलन टाइप ऑफ थिंग्स. सो इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ पेस्ट्रेज ऑफ द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल while determine the taste of honey. So now your chapter is over. तो एक हमारे पास व्हाट यू हैव लर्न के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से रीड कर लोगे. मैं आज आपको इसके टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स और आपको इसके जो एक्सरसाइज जो 9 क्वेश्चन आंसर्स है वो सेंड कर दूँगी, ठीक है. तो क्वेश्चंस आज थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, बट आप अच्छे से 2 दिन लो, अपना वर्क कंप्लीट करो, ठीक है. वर्क कंप्लीशन के बाद मैं आपको जो है आगे का जो चैप्टर है या फिर जो रिवीजन वर्क है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है. इज़ दैट क्लियर? सो गुड लक बेटा. थैंक यू.